गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने निर्देशात्मक परामर्श के विषय में बताया था। निर्देशात्मक परामर्श को समस्या केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें समस्या पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। आज हम आपको अनिर्देशात्मक परामर्श के विषय में बताते हैं। निर्देशात्मक परामर्श में जहाँ पर परामर्शदाता का बहुत महत्व होता है, निर्देशात्मक परामर्श में जहाँ पे परामर्शदाता का बहुत महत्व होता है, ठीक उसके विपरीत अनिर्देशात्मक परामर्श उपबोध केंद्रित होता है। इस प्रकार के परामर्श में उपबोध को बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देश के, बिना किसी प्रत्यक्ष सलाह के आत्मोपलब्धि एवं आत्मसिद्धि तथा आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। अनिर्देशीय परामर्श का प्रमुख एवं जोरदार व्याख्याता कार्ल रोजर्स को माना गया है। उन्होंने परामर्श के इस प्रारूप का उपयोग शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैवाहिक आदि अनेक समस्याओं के लिए किया है। रोजर्स ने अनिर्देशीय परामर्श की 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था क्या थी? पहली अवस्था थी उपबोध केंद्रित संबंध। रोजर्स ने अनिर्देशात्मक परामर्श में उपबोध एवं परामर्शदाता के संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे परामर्श में परामर्शदाता उपबोध की व्यक्तिगत स्वायत्तता को सम्मान प्रदान करता है। परामर्शदाता अर्थात बच्चों, इसका अर्थ यह है कि परामर्शदाता उपबोध के लिए किसी निर्णय विशेष को नहीं सुझाता, अर्थात अंतिम निर्णय वह केवल उपबोध को केवल सलाह देता है, किसी निर्णय लेने को नहीं कहता है। हमने आपसे बार बार कहा है, परामर्श का कार्य होता है, परामर्शदाता का कार्य होता है कि वह सलाह देगा, लेकिन सलाह को थोपेगा नहीं। अंतिम निर्णय उपबोध का होता है। ठीक यही बात रोजर्स ने भी कहा, रोजर्स महोदय ने भी यही बात कहा कि परामर्शदाता उपबोध के लिए किसी निर्णय विशेष को नहीं सुझाता है, अर्थात अंतिम निर्णय उपबोध को ही करना होता है। और इसके लिए परामर्शदाता ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें उपबोध अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज लेता है और अपने विषय में निर्णय वह स्वयं लेता है। दूसरी अवस्था जो है बच्चों, वह है भावना तथा आवेग को महत्व। और निर्देशात्मक परामर्श में उपबोध को अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है और इससे उसकी भावनाओं एवं अभिरुचियों का सही ज्ञान प्राप्त होता है। हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि परामर्शदाता को धैर्यता के साथ उपबोध की बातों को सुनना चाहिए और उपबोध की बातों को सुनने का उन्हें अवसर भी प्रदान करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि
जब उपबोध्य को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, समय मिलता है और उनमें बार बार रोकने टोकने की बाध्यता नहीं रहती है, तो उपबोध्य अपनी बातों को कहता है और कहते कहते अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते वो सभी बातें कह जाता है जो कहीं न कहीं उसके अचेतन मन में दबी हुई होती हैं, जिससे कि उसकी कुंठाओं का पता चलता है, उसकी समस्याओं का पता चलता है, समस्याओं के कारणों का पता चलता है, उसकी भावनाओं एवं अभिरुचियों का सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से परामर्शदाता को समस्या का वास्तविक हल प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है। इसमें महत्व भावों की अभिव्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व भावों की अभिव्यक्ति। जब तक व्यक्ति अपनी भावों को प्रकट नहीं कर पाता है, तब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रविधि में भावों की अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है तथा बौद्धिक प्रक्रिया को गौण माना जाता है। तीसरी अवस्था आती है जो बच्चों, वह उचित वातावरण। उपबोध्य केंद्रित होने के कारण अनिर्देशीय परामर्श में उपबोध्य के भावों तथा अभिरुचियों को, उनके भावों तथा अभिरुचियों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और यह तभी संभव है जबकि परामर्शदाता को इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने में सहयोग दे। परामर्शदाता इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करे जिसमें प्रार्थी जो है अपनी भावों एवं अभिरुचियों को व्यक्त कर सके। और जब वो इस तरह का वातावरण उत्पन्न करने में सहयोग देते हैं जिसमें प्रार्थी अपने विवेक का उपयोग करके निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं, विवेक का उपयोग अपने विषय में निर्णय लेने के लिए कर सकें तथा वह अपने को अच्छी तरह से जान सके। इस प्रक्रिया में बच्चों परामर्शदाता को तटस्थतापूर्वक उपबोध्य की बातों पर गौर करना होता है। वह कोई निर्णायक निर्णय नहीं लेता है, सिर्फ सलाह प्रदान करना होता है। अनिर्देशात्मक परामर्श के संबंध में ये 3 अवस्थाएं थी। इसके पश्चात अनिर्देशात्मक परामर्श के संबंध में स्नाइडर महोदय ने इसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने अनिर्देशीय परामर्श के 4 प्रमुख अभिग्रह स्वीकार किए। सबसे पहला, जीवन लक्ष्य में स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत उपबोध्य अपने जीवन के प्रयोजन, अपने जीवन में योजनाओं और जीवन में जो भी प्रक्रिया, जो भी कार्य है, उनको निर्धारित करने में स्वतंत्र है। चाहे परामर्शदाता की राय कुछ भी हो, वो अपने विषय में निर्णय स्वयं ही लेगा। अधिकतम संतोष की प्राप्ति के लिए उपबोध्य उद्देश्य का वर्ण स्वयं करता है। अधिकतम संतोष की प्राप्ति के लिए वो अपने उद्देश्य का चुनाव स्वयं करेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय की क्षमता। परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा थोड़े समय के बाद उसके अंदर वह क्षमता, वह योग्यता जो दबी हुई थी, परामर्श के माध्यम से उसको जागृत किया गया
उसे यह बताया गया कि आपके अंदर यह क्षमता है, यह योग्यता है कि आप अपने विषय में सोच सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। तो परामर्श की प्रक्रिया के दौरान थोड़े समय के बाद उपबोध्य स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेगा और स्वयं अपने विषय में निर्णय लेगा। समायोजन समस्या। भावात्मक संघर्ष वास्तविक समायोजन की प्रमुख बाधा है, इसलिए भावात्मक रूप से उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे कि उनके कुंठा बाहर निकले, उनकी समस्या का कारण पता चले और उनको समायोजन के लिए सलाह प्रदान किया जा सके। इस प्रकार से स्नाइडर महोदय ने अनिर्देशीय परामर्श के 4 प्रमुख अभिग्रह को बताया और ये कहा कि इसके माध्यम से अनिर्देशीय परामर्श उपबोध्य को प्रदान किया जा सकता है। अनिर्देशीय परामर्श के प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला, उपबोध्य की सत्यनिष्ठा का आदर। अनिर्देशीय परामर्श में बच्चों उपबोध्य की सत्यनिष्ठा एवं उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता को पर्याप्त आदर प्रदान किया जाता है। परामर्शदाता बिना कोई निर्णय या निर्देशन दिए उपबोध्य की सहायता के लिए तत्पर रहता है। अंतिम निर्णय उपबोध्य को ही लेना होता है। परामर्शदाता अपना निर्णय उसके ऊपर थोपता नहीं, सिर्फ सलाह देता है। उपबोध्य को सलाह देता है और उसको सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहता है, लेकिन अंतिम निर्णय उपबोध्य को ही लेना होता है। यह कहा जा सकता है कि अनिर्देशीय परामर्श उपबोध्य की समायोजन एवं अनुकूलन क्षमता को स्वीकार करता है। वह उपबोध्य में जो समायोजन एवं अनुकूलन की क्षमता है उसको स्वीकार करता है। उसके उपबोध्य के अंदर जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसको वह जागृत करता है, उसको वह बताता है। उपबोध्य को इस क्षमता में, उपबोध्य की क्षमता से उसको विश्वास दिलाता है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। जो क्षमता उसके अंदर है, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि क्या वह उस कार्य को कर पाएगा। जो संशय है, उस संशय को दूर करने का प्रयास करता है, उसके अंदर विश्वास जागृत करता है। और उपबोध्य का इस क्षमता में विश्वास अनिर्देशात्मक परामर्श का आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किया गया। यह विश्वास ही अनिर्देशात्मक परामर्श का आधारभूत सिद्धांत के रूप में माना गया। नेक्स्ट आता है बच्चों, उपबोध्य के समग्र व्यक्तित्व का अध्ययन। अनिर्देशीय परामर्श का दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह है कि उपबोध्य के समग्र व्यक्तित्व को अपनी दृष्टि में रखना। अनिर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता उपबोध्य के किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं करता है, किसी एक पक्ष पे सलाह नहीं देता है, वरन उपबोध्य के समग्र व्यक्तित्व को अपनी दृष्टि में रखता है। इसलिए इस प्रकार के परामर्श का लक्ष्य, इसलिए इस परामर्श का लक्ष्य किसी उपस्थित अथवा विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत करना नहीं होता है। जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए, जो समस्या उत्पन्न हुआ उसका समाधान करना हुआ। उपस्थित या विशेष समस्या का समाधान न करके बच्चों व्यक्ति की समायोजन एवं अनुकूलन क्षमता का विकास करना होता है, ताकि वह आगे भी, भविष्य में भी अगर उसके सामने कोई समस्या आए, समायोजन की समस्या आए, निर्णय लेने की समस्या आए, कोई भी समस्या आए, तो वह अपने मानसिक योग्यता के द्वारा उसका समाधान कर सके और अपनी समझ और विवेक के माध्यम से वह निर्णय ले सके। इतनी
उनको इस तरीके से सक्षम बनाया जाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि समायोजन एवं अनुकूलता की क्षमता का उनका विकास किया जाता है। नेक्स्ट आता है उपबोध्य के विचारों की भिन्नता के प्रति सहिष्णुता एवं स्वीकृति का सिद्धांत। और निर्देशात्मक परामर्श के दौरान यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उपबोध्य एवं परामर्श के विचारों से उपबोध्य परामर्शदाता के विचारों से भिन्न विचार रखता है। आप ये सभी जानते हैं कि दो लोगों के विचार तो एक जैसे होते नहीं हैं, विचार तो भिन्न होते हैं, और उपबोध्य और परामर्शदाता के विचार एक होंगे नहीं, क्योंकि वो तो सलाह लेने गया है। तो उपबोध्य परामर्शदाता के विचार से भिन्न विचार रखता है। इसलिए वैचारिक भिन्नता के प्रति, जब विचार भिन्न होते हैं तो वैचारिक भिन्नता उत्पन्न होती है, लेकिन इन वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद सहिष्णु होना और निर्देशात्मक परामर्श का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परामर्शदाता को तटस्थ रहकर उपबोध्य में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, उपबोध्य को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है और मान भी रहा है, स्वीकृति भी प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों, उपबोध्य को स्वयं को तथा अपनी शक्ति को समझने में समर्थ बनाना। और निर्देशात्मक परामर्श का लक्ष्य उपबोध्य को अपनी शक्तियों को समझने एवं अपनी संभावनाओं को यथास्थिति जानने में सहयोग देना होता है। परामर्श की अवस्थाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परामर्शदाता की निर्णय लेने की एवं अनुकूलन की शक्ति का विकास हो सके। इस प्रकार निर्देशात्मक परामर्श के 4 सिद्धांतों के माध्यम से उपबोध्य के अंदर उनके समग्र व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, और समग्र व्यक्तित्व के अध्ययन करने के पश्चात उस व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, समायोजन, अनुकूलन एवं सीमाओं के अनुरूप उनमें समायोजन करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी कुछ विकसित किया जाता है परामर्श के माध्यम से। अभी हमने आप लोगों को निर्देशात्मक परामर्श तथा अनिर्देशात्मक परामर्श के विषय में समझाया। अब हम आपको निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर विभिन्न परामर्शदाताओं द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों एवं प्रयुक्त प्रविधियों पर आधारित है। वस्तुतः दोनों में कोई लक्ष्यगत भिन्नता नहीं है। कहा जाता है कि निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधन हैं। फिर भी बच्चों, साधनों के अंतर को समझना आवश्यक होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं, तो इसको समझना आवश्यक है। दोनों में केवल साधनों का अंतर होता है। लक्ष्य दोनों का एक है, लेकिन साधन अलग अलग है। तो सबसे पहले समस्या हल करने की क्षमता। अनिर्देशीय परामर्श में यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तियों में अपनी समस्या को हल करने के लिए शक्ति एवं क्षमता मौजूद होती है। उसे उपबोध्य को केवल
इस शक्ति एवं क्षमता का एहसास कराना है, पहचान कराने की आवश्यकता होती है। और जब वह अपनी शक्ति एवं क्षमता का उसे एहसास हो जाता है तो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता है, अपने विषय में स्वयं निर्णय ले सकता है। लेकिन निदेशीय परामर्श इसे स्वीकार नहीं करता है। निदेशीय परामर्श का अभिग्रह है कि व्यक्ति की क्षमता की सीमाएं होती हैं। उसके लिए अपनी समस्याओं का पूर्वाग्रह उसके लिए उपबोध्य को अपनी समस्याओं का पूर्वाग्रह मुक्त अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो समस्याओं से उलझा हुआ होता है, मानसिक रूप से वह व्यथित होता है, जिससे कि वह अपने विषय में अपनी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, भावात्मक दृष्टिकोण। दूसरा अंतर यह होता है बच्चों की अनिर्देशात्मक परामर्श में उपबोध्य के भावात्मक दृष्टिकोण को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। उसे स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपनी बातों को व्यक्त करे, अपनी भावनाओं एवं अभिरुचियों को व्यक्त करे। और जब वह अपनी भावनाओं एवं अभिरुचियों को व्यक्त करता है तो भावात्मक तनाव की अभिव्यक्ति का प्रयत्न हो जाता है। और वह जब अपनी भावात्मक तनाव को व्यक्त कर लेता है, जिससे उसकी समस्या का पता चलता है और समस्या का समाधान हो जाता है। जबकि निदेशीय परामर्श में समस्या के बौद्धिक पहलू को अधिक महत्व दिया जाता है। अनिदेशीय में बौद्धिक पहलू को महत्व नहीं देता है, भावात्मक पहलू को महत्व दिया जाता है, जबकि निदेशीय परामर्श में बौद्धिक पहलू को अधिक महत्व दिया जाता है। समस्या के समाधान का प्रयत्न निदेशीय परामर्श के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति केंद्रित होना। नेक्स्ट, अनिदेशीय परामर्श व्यक्ति केंद्रित है तथा निदेशीय परामर्श समस्या केंद्रित होता है। संश्लेषण को महत्व। अनिर्देशात्मक परामर्श में संश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि निर्देशात्मक परामर्श में बच्चों विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिक समय लगना। समय की दृष्टि से अनिर्देशीय परामर्श अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है निदेशीय परामर्श के। जीवन इतिहास का अध्ययन। अनिर्देशीय परामर्श उपबोध्य के जीवन इतिहास का अध्ययन नहीं करता है, जबकि निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति के गत जीवन का अध्ययन अनिवार्य समझा जाता है और उसी के आधार पे उनको समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से अनिर्देशीय और निर्देशीय परामर्श का लक्ष्य एक ही है, लेकिन बच्चों साधन अलग अलग होने से दोनों में अंतर दृष्टिगोचर होता है। जो परामर्शदाता, बहुत सारे ऐसे परामर्शदाता, सबकी विचारधाराएं टैली नहीं करती हैं। तो जो परामर्शदाता निदेशक, निर्देशात्मक अथवा अनिर्देशात्मक विचारों से सहमत नहीं होते हैं, वे परामर्श के एक अन्य प्रारूप का विकास किए। उन्होंने परामर्श के लिए एक अन्य प्रारूप का विकास किया, जिसे संग्रही या समन्वित परामर्श कहा जाता है। संग्रही परामर्श में निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक दोनों प्रारूपों की अच्छी बातों को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से यह दोनों के बीच का परामर्श प्रारूप है। क्यों? क्योंकि दोनों के अनिर्देशीय और निर्देशीय परामर्श दोनों परामर्श के दोनों प्रारूपों की अच्छी बातों को ग्रहण किया गया।
इस प्रकार से दोनों के बीच का परामर्श प्रारूप हुआ, जिसे मध्य मार्गी कहा जा सकता है। बच्चों, संग्रही परामर्श की प्रकृति के अनुरूप इसमें आवश्यक होने पर तथा उपबोध्य के हित में होने पर भावात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित भी किया जाता है, और इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता पूर्णतः तटस्थ नहीं रहता है। यह प्रारूप उपबोध्य को अनावश्यक रूप से अत्यधिक महत्व देना उचित नहीं समझता है। इसके कारण अवस्था के अनुरूप उपबोध्य एवं परामर्शदाता के संबंधों में कुछ अधिकारगत दूरी विद्यमान हो जाती है। क्योंकि दोनों उपबोध्य को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। परामर्श का संग्रही प्रारूप अभी विकसित हो रहा है। इसका निश्चित स्वरूप निर्धारित हो पाया है। व्यवहार में परामर्शदाताओं द्वारा जिन प्रविधियों का उपयोग किया जा रहा है वे संग्रही हैं। ये प्रविधियां निदेशात्मक तथा अनिदेशात्मक दोनों प्रकार के परामर्शों से ग्रहण की जाती हैं। वस्तुतः संग्रही परामर्श अतिवादी विचारधाराओं से हटकर बच्चों परामर्श का एक संतुलित प्रारूप विकसित करने का एक सराहनीय प्रयत्न है। इस प्रकार के संग्रही परामर्श में अच्छी और आवश्यक बातों का ग्रहण किया जाता है और अनावश्यक तथा कम उपयोगी बातों का परित्याग किया जाता है। इससे परामर्श के सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तो निदेशात्मक और अनिदेशात्मक परामर्श के द्वारा जो परामर्शदाता निदेशात्मक और अनिदेशात्मक परामर्श की विचारधाराओं से सहमत नहीं थे, उन्होंने परामर्श के एक अन्य प्रारूप का विकास किया, जिसे संग्रही या समन्वित परामर्श कहा गया। इसे संग्रही एवं समन्वित परामर्श क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें निदेशात्मक एवं अनिदेशात्मक दोनों प्रारूपों की अच्छी बातों को ग्रहण किया गया, जिसे मध्य मार्गी कहा जा सकता है। दोनों के अच्छी बातों को ग्रहण कर लिया गया और जो उन्हें अच्छी नहीं लगी उसे छोड़ दिया गया। इस कारण इसे मध्य मार्गी कहा गया। इस परामर्श की सबसे अच्छी और आवश्यक बात यह है, सराहनीय जो बातें हैं वह यह है कि जो आवश्यक, इस परामर्श के माध्यम से परामर्शदाता उपबोध्य की अच्छी और आवश्यक बातों को ग्रहण करता है और अनावश्यक तथा कम उपयोगी बातों का परित्याग कर देता है, जिससे परामर्श के सर्वोत्तम स्वरूप प्रदान किया जाता है और पूर्ण कोशिश की जाती है कि परामर्श को सर्वोत्तम स्वरूप दिया जाए। अब आता है बच्चों परामर्श के विशिष्ट क्षेत्र। परामर्श निर्देशन का अभिन्न अंग है। परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मज्ञान कराकर इतना सक्षम बना दिया जाता है बच्चों कि वो अपनी समस्या के समाधान का स्वयं ही प्रयास करें। परामर्श में उपबोध्य की समस्या का समाधान उपबोधक द्वारा नहीं किया जाता है, केवल सलाह दी जाती है। मानव जीवन के अनेक पक्ष हैं, जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक आदि। और आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि वर्तमान समय परिवर्तन का दौर है। समय के परिवर्तन के साथ साथ बच्चों इन सभी पक्षों में अनेक जटिलताओं के प्रवेश के कारण मानव को प्रतिदिन अनेक समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समस्याओं का निराकरण प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर कर लेता है, लेकिन कुछ समस्याएं उसके सामने इतनी जटिल हो जाती हैं कि जिनके समाधान के लिए उसको किसी योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसा व्यक्ति उपबोधक ही है, यानी परामर्शदाता ही है, जो इस कार्य के लिए प्रशिक्षित भी होता है। तो इसलिए परामर्श कार्य के लिए विशेष क्षेत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनमें परामर्श आवश्यक है और जिनमें परामर्श के माध्यम से ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत परामर्श। सभी व्यक्तियों में मानव जीवन के कुछ पक्ष जैसे भावात्मक, स्वास्थ्य, धर्म, सामाजिक सामंजस्य आदि को व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है, और व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं मानव की कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं। जब व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती है तो वह समस्या उसके दैनिक कार्य, उसके कार्यस्थल के कार्य को प्रभावित करती हैं, और जब वो कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी उत्पादकता को कम कर देती हैं। तो मानव के व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए दी जाने वाली सहायता को व्यक्तिगत परामर्श व्यक्तिगत कहलाती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर व्यक्तिगत समस्याओं को समझने और उनका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसके पहले हमने आप लोगों को विस्तृत रूप से व्यक्तिगत परामर्श के विषय में समझा चुके हैं। परामर्श के क्षेत्र के संदर्भ में हम इसको छोटे रूप में समझा रहे हैं। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में हमने पर्सनल काउंसलिंग समझाया था। तो व्यक्तिगत समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ विषयों का ज्ञान होना व्यक्ति के विषय में अत्यंत आवश्यक है, तभी हम व्यक्तिगत परामर्श प्रदान कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसके अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्याएं आती हैं, मनोवेगात्मक समस्याएं आती हैं, अवकाश और मनोरंजन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, धर्म और नैतिक मूल्यों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्याएं होती हैं। और व्यक्तिगत परामर्श में इन सभी समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से निराकरण करने में उपबोधक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों ये इस बात का ध्यान रहे कि समस्या का समाधान करने योग्य उपबोधक को परामर्श द्वारा बनाया जाता है। उपबोधक द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, उपबोधक सिर्फ सहायता प्रदान करता है। समस्या का समाधान उपबोधक स्वयं करता है, उसे इस योग्य बनाया जाता है, उसकी योग्यता एवं क्षमता को विकसित किया जाता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। व्यक्तिगत परामर्श द्वारा कुछ प्रमुख कार्यों को संपन्न किया जाता है, जैसे पारस्परिक संबंधों को यथावत रखने का कौशल विकास करना। उपबोध्य में पारस्परिक संबंधों को यथावत बनाए रखने के लिए उनके कौशल का विकास करना, उनके मनोवेगों पर नियंत्रण रखने की कला का अभ्यास करने के लिए उपबोध्य को प्रेरित करना। इसके साथ साथ सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखने की योग्यता का विकास करना,
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आदत का विकास करना, उपबोध्य को व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को समझने, उनके कारण का पता लगाने तथा उनके निराकरण में सहयोग प्रदान करने की सहायता करना। इसके साथ साथ उपबोध्य के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के कौशल काफ़ी विकास करने का कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ अवकाश के समय मनोरंजन कार्यों में रुचि पैदा करने में भी सहायता प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। समझने के पश्चात उनके समाधान के लिए सहायता प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी के साथ ही साथ उन्हें विभिन्न कौशलों, विभिन्न पारिवारिक समायोजन, मनोवेगों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य के प्रति सचेतना, विभिन्न कौशलों का ज्ञान कराया जाता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत कराया जाता है। उनकी रुचियों का ज्ञान करता है। उनकी अच्छी आदतों का विकास किया जाता है, जिससे कि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। और व्यक्तिगत परामर्श को पूर्ण करने के लिए इसको चरणबद्ध रूप में पूरा किया जा सकता है। किसी एक बार में नहीं, व्यक्तिगत परामर्श चरणबद्ध रूप में पूरा किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत परामर्श में 4 चरण होते हैं बच्चों। प्रथम सोपान में व्यक्तिगत समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति के साथ उपबोधक का, परामर्शदाता का मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। मित्रवत संबंध स्थापित होने पर ही व्यक्ति का उपबोधक पर विश्वास बढ़ेगा और बिना कुछ छुपाए वो अपनी समस्या को बोधक तक बताएगा। तो सबसे पहला क्या है? परामर्शदाता को विश्वास स्थापित करना है उपबोधक पर। वो भी कैसे? मधुर एवं मित्रवत संबंध के द्वारा। द्वितीय सोपान आता है, उपबोधक व्यक्ति से संबंधित तथ्य एकत्रित करेगा। जो भी उसके विषय में सूचना है वह परामर्शदाता उपबोधक से इकट्ठा करता है। और यह तथ्य कैसे इकट्ठा करता है? विद्यालय के रिकॉर्डों से, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रयोग द्वारा एकत्रित करता है। और ये तथ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व, योग्यता, रुचि आदि पर प्रकाश डालकर उपबोध्य को समझने में उपबोधक की सहायता करता है। तृतीय सोपान में आता है बच्चों, व्यक्ति से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करके उसकी समस्या के समाधान के लिए उचित परामर्श दिया जाए। जब तक उनकी समस्या, व्यक्ति से संबंधित तथ्यों का अगर विश्लेषण नहीं किया जाएगा, विवेचना नहीं किया जाएगा, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। विश्लेषण करने के पश्चात ही उनकी समस्या के समाधान के लिए उन्हें परामर्श दिया जा सकता है। चतुर्थ सोपान जो आता है, समाधान की योजना बनाने तथा योजना के क्रियान्वयन में परामर्श से सहायता प्रदान की जाती है। चौथे सोपान में उनके लिए समाधान की जो योजना बनाती है और योजना के अनुरूप ही कार्य को क्रियान्वित किया जाता है, जिसके माध्यम से उपबोध्य को परामर्श की सहायता प्रदान करके उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वो अपने विषय में स्वयं निर्णय ले, अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। इस प्रकार से परामर्श के विशिष्ट क्षेत्रों में हमने आज आपको व्यक्तिगत परामर्श के विषय में बताया। अगले क्षेत्र के विषय में हम अगली कक्षा में बताएंगे। यहाँ पे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।